वेल डन मुबारक। लंदन से वडेरा सोलंकी को मैडम ललिता का फोन आया था, जिसने ताज़ा वारदात पर मुबारकबाद पेश की थी। उसने मुर्गे की तरह गर्दन फुलाते हुए कहा, अरे मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे आगे देखो। दूसरी तरफ से मैडम ने गुप्ता के जज्बात भी उस तक पहुंचा दिए। बोली, बड़े खान साहब बहुत खुश हैं, जल्दी आपके लिए बड़ा इनाम भी आने वाला है, बस ये सिलसिला अब रुकने न पाए। वडेरा बोला, काम तो होता रहेगा मैडम, इनाम हमें मर्जी का मिलना चाहिए। उसने फोन को ही आंख मार दी। दूसरी तरफ से मैडम ललिता ने उसकी आतिश हवस को मजीद भड़काया। बोली, अरे वडेरा साहब, जब जी चाहे किसी भी मुल्क में आ जाओ, तुम्हारी कनीज तुम्हारी खिदमत के लिए वहां पहुंच जाएगी। वडेरे ने अजीब से बेहुदा लहजे में कहा, जल्दी करो बाबा, अब ज्यादा सब्र नहीं होता। मैडम ललिता ने दूसरी तरफ से फोन पर कहा, सब्र करो सब्र। दोनों खासी देर तक बेहुदा गुफ्तगू करते रहे, जिसके बाद ललिता ने उसके दरखास्त करने पर फोन बंद कर दिया। उसके अपने नंबरों पर रॉ ने कभी राब्ता नहीं किया था। उन्होंने वडेरा सोलंकी से 2-3 प्राइवेट नंबर लिए हुए थे, जो वडेरा सोलंकी के मुलाजिमीन के नामों पर थे और जिनके मुताल्लिक किसी को शक भी नहीं गुजर सकता था। ऐसे किसी भी नंबर पर फोन करने से पहले वो उसे मुत्तला कर दिया करते थे और वडेरा उस फोन नंबर पर पहुंचकर अपनी कॉल रिसीव कर लेता। गो कि वो बड़ा मोहतात इंसान था। उसने बतौर खास हर उस एक्सचेंज में जहां से उसे किसी फोन की लाइन मिलती थी, इस बात का एहतमाम किया होता था कि कहीं कोई एजेंसी उसका फोन बग तो नहीं कर रही। उसे पाकिस्तानी एजेंसियों की इस्तेदाद का इल्म था और मकामी एक्सचेंज के किसी भी सीनियर को जिसकी स्विच रूम में ड्यूटी होती, खरीदना उसके लिए नामुमकिन नहीं था। यूं भी कोई सीनियर ऐसा काम करना गद्दारी नहीं समझता था। वो जानते थे कि इन सियासी लोगों के नंबर मुख्तलिफ एजेंसियों वाले टैप करते रहते हैं और उन्हें बगशुदा नंबरों की खबर रखना जरूरी होता है ताकि वहां गैर मोहतात गुफ्तगू न करें। वडेरे ने अपने रॉ के दोस्तों को यकीन दहानी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एहतियात का दामन छोड़ने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने वडेरे से साफ कह दिया था कि अपने से ज्यादा वडेरे की हिफाजत उनका फर्ज है और वो एजेंसी की मौजूदगी में इस मुल्क में कोई मामूली सा खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं। वडेरे ने उसे उनका एहतियाती इक़दाम समझकर कबूल कर लिया। ज्यादा बहस नहीं की। अगले 10 दिनों में खानम की मदद से उन्होंने 2 और अगवा की वारदातें करवा दी थीं, लेकिन इन वारदातों में पहली वारदात के बरक्स मगवियान का कत्ल नहीं किया गया था। सिर्फ तावान हासिल करने के बाद रिहा कर दिया गया। अलबत्ता दोनों ने पुलिस में अपने अगवा की रिपोर्ट्स जरूर दर्ज करवा दी थीं। हैरत अंगेज तौर पर दोनों रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया था कि जब उन्हें अगवा किया गया, उनके साथ गाड़ी के ड्राइवर के अलावा कोई और भी मौजूद था। ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो सोसाइटी के नामवर और इज्जतदार लोग थे, जवान बच्चियों के बाप और 2-3 बीवियों के खामद थे। माशरे में उनका नाम था, उनकी इज्जत थी। वो सालाना हजारों रुपए मुल्क के मुख्तलिफ मजहबी और रिफाई इदारों को खैरात करते थे। कई रिफाई कमेटियों के वो सरकर्दा मेंबरान थे। वो तो मुस्ले बने हुए थे। माशरे में उनकी हैसियत शरीफ मौज़ज़ीन शहरी किसी थी, फिर वो अपने साथ किसी फाहिशा की मौजूदगी का एतराफ़ कैसे करते। दोनों वारदातों ने सारे शहर की ताजिर बरादरी ही नहीं, अवाम को भी हिला कर रख दिया। यहाँ छोटी मोटी चोरी डाके की वारदातें तो होती ही रहती थीं। बेरोजगार सरफिरे डाकू उमूमन बड़े बड़े सेठों की गाड़ियां छीन कर भागते और पुलिस की गोलियों का निशाना बनते रहते थे। अब इंसान भी अगवा होने लगे थे। ये कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के लिए जबरदस्त लम्हा फिक्रिया था। दूसरी तरफ अपोजिशन के लिए तो ये अंधे के हाथ बटेरा लगने वाली बात थी। मुल्क के कोने कोने से हुकूमत की मजम्मत होने लगी। अखबारात के सफ़ात पर अपोजिशन लीडर की घनगरज ने सारा सियासी मौसम ही तब्दील करके रख दिया। हाहाकार मच गई। हर शख्स पुलिस और हुकूमत को गालियां देने पर तुल गया। देखते ही देखते जल्द से जुलूसों ने रंग जमा लिया। शहर के आला पुलिस हुक्काम का एक एक करके तबादला होने लगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। अगवा होने वाले तावान देने को तैयार नहीं थे। उन्हें डाकू धमकियां देकर इस अहद के साथ घरों को भेजा करते थे कि वो अपनी जबान बंद रखेंगे और अगवा करने वालों के नाम और शनाख्त नहीं बताएंगे, वरना उनके सारे खानदान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खौफ ने शहर की पुरअमन फजा को डस लिया था। जहरीले नागों की तरह डर लोगों के दिलों में सरायत कर गया। अपनी पुलिस और एजेंसियों से एतबार उठ गया था। उन्होंने अपनी हिफाजत आप के तहत जायज नाजायज असलहा रखना शुरू कर दिया, जिसने अमन व अमान के लिए मजीद मसाइल खड़े कर दिए। वडेरा सोलंकी रॉ का हीरो बन चुका था। उनकी तवक्कुआत से बढ़कर वो उनके लिए नताइज हासिल कर रहा था। इन हालात में जब सारी दुनिया में माशी जंग नुक्ता उरूज को छू रही थी, जब बड़े और छोटे ममालिक सरमायाकारों को शानदार तरगीबात देकर अपने मुल्क की मंडियां वसी करके अपनी मईशत को मजबूत करने में जुटे थे,
तीसरी दुनिया के ममालिक में, खुसूसन इस खित्ते में जिसे एशिया का नाम दिया जाता है, तमाम ममालिक गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उन्हें बढ़ चढ़कर तरगीबात दे रहे थे, और मुश्किल से सिर्फ चंद मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हाँ की थी। ये सरमायाकारी अगर हो भी जाती तो भी न होने के बराबर थी, लेकिन रॉ के लिए ये भी नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर पाकिस्तानी कौम अपने कदमों पर खड़ी हो जाती, अगर उसके हुक्मरानों के हाथों में पकड़ा भीख का कशकोल टूट जाता, तो ऐन मुमकिन था कि भारत की महकूम अक़लियतें उनसे शह पाकर ब्राह्मणवाद से आज़ाद होने के लिए हाथ पांव मारती। रॉ ने इब्तिदाई मराहिल में ही सारी दुनिया में ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, वहाँ तो सड़कें ही नहीं, बिजली और गैस ही नहीं, मुनासिब पानी नहीं, शरह खानदगी शर्मनाक हद तक कम है। ऐसे मुल्क में भला इन कंपनियों को क्या हाथ लगेगा। इसके बावजूद कुछ गैर मुल्की कंपनियों को इस मुल्क का और अपना मुस्तकबिल रोशन दिखाई दे रहा था, और उन्होंने हुकूमत की तरफ से मिलने वाली बेपनाह मुराद और गारंटियों के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हाँ कर दी थी। तब रॉ के सियाने सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने उन सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान को गैर महफूज बनाने की तगोदौ शुरू कर दी। अब यहाँ वडेरा सोलंकी जैसे सरखरीद कुत्तों के जरिए वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल खड़े करके मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों, दफातर, इदारों, बंदरगाहों, रेलवे लाइनों और तमाम ऐसी जगहों को गैर महफूज करना चाहते थे। वो जानते थे सरमायाकार बुनियादी तौर पर खौफजदा होता है, वो अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और जब उसे ये इल्म होगा कि वहाँ उसका सरमाया ही क्या ज़िंदगी भी गैर महफूज है, तो उसे कोई लालच, कोई तरगीब, कोई ज़मानत सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं कर पाएगी। और ख़ुद इस मुल्क के हुक्मरान कभी अपने कदमों पर खड़े होने की फ़िक्र नहीं करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अवाम में गैरत मिल्ली का शऊर जगाकर उन्हें दिन रात उनके कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक काम और सिर्फ काम के लिए आमादा करें। अगर इस कौम की मिल्ली गैरत जाग गई तो वो सबसे पहले अपने हुक्मरानों के गिरबानों में हाथ डालते। वो उनके सोने के महल्लात को रेजा रेजा करके, उनके पेट फाड़ कर गसब शुदा अवामी सरमाया छीन कर मुल्क की तामीर नौ करते, उनके इशरत कदों को जलाकर वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाने और उनकी अय्याशियों और बदमाशियों पर कदगन लगाकर अपनी एक सफ में खड़ा होने पर मजबूर कर देते। ये सब कुछ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो यहाँ हुक्मरान बनकर जीना चाहते थे, अवाम बनकर नहीं। रॉ के सियानों ने, चाणक्य के चिले चांटों ने बड़ी समझबूझ के साथ उनकी कमजोर रग दबाई थी। उनकी कमजोरियों का मुकम्मल इदराक करने के बाद उन पर हमलावर हुए थे और बड़ी कामयाबी से कदम बकदम जीना बजीना आगे बढ़ रहे थे। गैर मुल्की अखबारात में पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत को खूब बढ़ा चढ़ा कर शाया करवाया जा रहा था। मुख्तलिफ नामों से जाली मज़ामीन लिखवाए जा रहे थे। पाकिस्तानी दानिश्वरों की एक बड़ी जमात को जो बेपनाह महरूमियों के साथ जिंदा थी, उनकी महरूमियों के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उनके कलम जहरीले खंजर बनकर मुल्क की सलामती के जिस्म में उतर रहे थे, और ये नाम नेहाद दानिश्वर गैर मुल्की दौरों, चंद टकों, जिस्म फरोश औरतों की सोहबत, शराब की एक दो बोतलों के लिए अपना ईमान गिरवी रख रहे थे। साईं लोग को भी एक रोज अपनी खुसूसी महफिल में वडेरा सोलंकी ने उसके बाप के कत्ल की फिल्म दिखा दी। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए उसने ये भी जरूरी समझा और 3 शैतानों की तिकोन बन गई। खानम, साईं लोग और वडेरा सोलंकी मुश्तरका मंसूबे बनने लगे। हर तरफ तबाही का नया तूफान उठाया जाने लगा। उनके अपने सूबे में लिसानी पार्टी के मेंबरान की तादाद में आए रोज इजाफा होता चला गया। तमाम बेरोजगार, सताए, महरूम और बेबस नौजवान अपनी कमजोरियों के हाथों बिकने लगे। साईं लोग और खानम ने उनके एक तरह से भर्ती दफ्तर खोल लिए। पहले 5, फिर 10, फिर 20 और अब 100 से ज्यादा की तादाद में उन्होंने ऐसे महरूम नौजवानों को लालच, धौंस, ब्लैकमेलिंग के जरिए रॉ के तकरीबकार कैंपों में पहुंचा दिया। यहाँ उन्हें तकरीबकारी की तरबियत देकर शराब व शबाब का रस्सिया बनाकर वापस भेजा जाता और चंद टकों के लिए वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने लगते। उनके जरिए लिसानी तासुबात को हवा देकर फसादात की राह हमवार की जाती। उनसे बड़े बाजारों में फायरिंग करवाई जाती, रेलवे लाइनें तबाह करवाई जाती, अगवा, कत्ल, धमाके करवाए जाते। गरज वो हर काम करवाया जाता जो इस मुमलिकत खुदादात के मकीनों को एहसास दिलाता रहे कि वो तीसरे दर्जे की बेबस, बेकस और सितम ज़रीफ़ी हालात की मारी कौम के अफराद नहीं बल्कि भेड़ों का गिरोह हैं, जिन पर कुछ खूंखार भेड़िए मुसल्लत होकर मुसलसल उनका खून चूस रहे हैं। खानम अब बैनुल-अक़वामी शख्सियत बन चुकी थी। ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसका नाम दुनिया की बड़ी बड़ी पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन तंजीमों की फाइलों में सुनहरी हरूफ में लिखा जा चुका था।
वो मुल्क की बहुत बड़ी नाम नहाद ह्यूमन राइट्स तंजीम की चेयरमैन बन चुकी थी। मुतअद्दिद गैर मुल्की कन्वेंशन अटेंड कर चुकी थी। इस मरतबा वो भारत के शहर दिल्ली में भी एशियाई खवातीन पर माशरती मजालिम के उन्वान से होने वाली एक बैनुल-अक़वामी नौयत की कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए गई थी। एन उन्हीं दिनों में साईं लोग भी वहाँ बड़े मियाँ साहब के उर्स में मेहमान खुसूसी बनकर गया हुआ था। दोनों को रॉ वालों ने एक खुसूसी तकरीब में अपने हेडक्वार्टर में तलब किया। दोनों को वहाँ उनकी खिदमात के एतराफ़ में नक़द नजराने पेश करते हुए एक बड़े मंसूबे पर काम करने की दावत दी गई थी, जिसकी कामयाबी की सूरत में दोनों को उनके सूबे में बनने वाली भारत नवाज हुकूमत में आला ओहदे पेश किए जाने थे। दोनों को बतौर खास हेडक्वार्टर का दौरा करवाया गया था कि उन्हें रॉ के बेपनाह जदीद तरीन वसाइल दिखाकर मजीद मरूब किया जा सके, और वो दोनों यहाँ ट्रेनिंग का मयार अपनी आंखों से देख कर यकीन कर चुके थे कि वाकई रॉ वाले अपने घिनौने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, और वो ज़्यादा यकसुई से, ज़्यादा लगन से, ज़्यादा मेहनत से उनके आला कार बनकर उनकी कामयाबी की राह हमवार करते रहे। ये उनकी बदबख्ती थी या फिर पाकिस्तानी कौम की खुशनसीबी के ऐन उन लम्हात में जब अपनी हैवानी से लाचार खानम एक मुश्तबा नौजवान को, जिस पर उसके साथियों ने उसकी कुछ हरकत देख कर शक का इजहार किया था, अपने हाथों सजा देकर दूसरे वरगलाए गए नौजवानों के दिलों में खौफ पैदा करने जा रही थी। साईं लोग भी वहीं मौजूद था। ऐन उन लम्हात में तूफान बारा में रास्ता भटक कर सरहद उबूर कर आए और फिर हादसाती तौर पर यहाँ तक पहुँच जाने वाले FIU के कैप्टन जमशेद ने उन्हें शनाख्त कर लिया। वो दोनों चंद घंटों के लिए ही उस कैंप में मेहमान खुसूसी बनकर आए थे। जब कैप्टन जमशेद ने अपने जिहाद का आगाज किया तो वो खुसूसी जहाज में बैठकर दिल्ली वापस पहुंच चुके थे। उन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनकी स्याह बख्ती का आगाज हो चुका है, और जिस कैंप में वो फिरौन बनकर और पाकिस्तान की बर्बादी का नया घिनौना मंसूबा बनाकर लौटे थे, पाकिस्तानी फौज के कमांडो और अल्लाह के सिपाही ने उस कैंप ही को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। वो तो बड़े मुतमईन होकर अलग अलग फ्लाइट्स में वापस लौटे थे और हवाई अड्डे पर उनके मद्दाह उनके इस्तकबाल के लिए हस्बे रिवायत मौजूद थे। वो उन्हें हस्बे साबिक बड़े एहतराम और इज्जत से उनके ठिकानों तक ले आए थे। CRP का मकामी हेडक्वार्टर शहर से बाहर एक मज़ाफ़ाती इलाके में बनाया गया था, एक बड़े मैदान में जो चारों तरफ दरख्तों से ढका हुआ था। खारदार तार लगाकर और कुछ आर्जी कमरे बनाकर भारतीयों ने उसे CRP हेडक्वार्टर की शक्ल दे दी थी। जमशेद के साथ खैरियत गुजरी कि उन्होंने ट्रक को दरख्तों के झुंड के नीचे एक कोने में खड़ा किया था, जहां दरख्तों की छांव ने उस जहन्नम की आग को कदरे हल्का कर दिया था। बसूरत दीगर तो शायद वो झुलस कर ही रह जाता। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को उन्होंने हवालात में बंद कर दिया था और CRP के 2 जवान अब ट्रक पर चढ़कर वहां रखे सामान का जायजा ले रहे थे। उनमें से एक ने ट्रक के टूल बक्स पर भी सरसरी सी नजर डाली थी। फिर दोनों मुतमईन होकर बाहर आ गए। कैप्टन जमशेद के हसास कानों ने उनके कदमों की चाप को आखिरी लम्हात तक महसूस किया, जिसके कुछ देर के बाद उसने अपने जिस्म को हरकत देकर अपना दौरान खून बहाल किया। अब उसे भूख से ज्यादा प्यास का एहसास होने लगा। 15-20 मिनट तक मजीद इस पोजीशन में रहने के बाद उसने हिम्मत करके खुद को तरपालों के बोझ से आज़ाद किया और अपने सर को थोड़ा सा बुलंद करके हालात का जायजा लेना चाहा। उसकी आंखों ने सामने जो मंजर देखा था, उसके बाद कैप्टन जमशेद ने दोबारा उसी पोजीशन पर वापस लौट जाना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया। सामने ग्राउंड में CRP के जवान अपनी मामूल की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी तादाद सैकड़ों में थी और कैप्टन जमशेद ने अंदाजा कर लिया था कि अगर उसने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो उसके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा उनके हाथों सलामत रह पाएगा, क्योंकि वो लोग अपनी बंदूकों समेत परेड और मशकों में मसरूफ थे। कैप्टन जमशेद ने काफी देर तक लंबी तान कर उसी तरह लेटे रहने का इरादा कर लिया। यहाँ से निकलने का फिल वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोबारा वो उसी पोजीशन में वापस चला गया। उसने तसव्वुर कर लिया था कि वो इस वक्त सहराई मशकों में मसरूफ है, जहाँ 10 घंटे से पहले उसे पानी नहीं मिलेगा और 10 घंटे के बाद भी उसे कोटे के मुताबिक तय करदा पानी ही मिलेगा। 2 घंटे मजीद उसी तरह गुजर गए। अब सूरज उनके सर पर आ गया था और उसका जिस्म पसीने की वजह से बाकायदा पानी में तैरने लगा। एक मर्तबा फिर उसने हिम्मत करके बाहर देखने के इरादे से सर उठा ही लिया। इस मर्तबा उसके होंठों पर खामखास से एक मुस्कुराहट जम गई। मैदान खाली था, गोया कुदरत को उसकी हालत पर रहम आ ही गया। उसने सबसे पहले अपने बदन पर रखे तरपाल के ढेर से निजात हासिल की तो उसे यूं लगा जैसे उसके हाथ पांव ने हिलने से इनकार कर दिया हो। बदिक्कत तमाम उसने उन्हें हरकत देकर दोबारा इन एक्शन किया। अब वो ट्रक के टूल बक्स में उकड़ू बैठ कर बाहर का जायजा ले रहा था। ये उन लोगों की परेड ग्राउंड थी
जिसके एक कोने पर इमारत में शायद उनके दफातर थे और ट्रक के अकब में छोटे छोटे दरख्त थे, जिनके बाद एक छोटी सी चार दीवारी थी जिसे फलांग कर वो दूसरी तरफ सड़क तक पहुंच सकता था। कैप्टन जमशेद ने अपने जिस्म को बिल्ली की तरह लेटे लेटे खींचकर अपनी तवानाइयां बहाल की और बहुत चौकन्ने होकर टूल बक्स से ड्राइविंग सीट वाले हिस्से की तरफ से उतरकर जमीन पर पहुंच गया। उसकी पोजीशन ऐसी थी कि अब अगर कोई इमारत में से बहुत जोर लगाकर भी उसे देखता तो न देख पाता। वो अपने पंजों पर करीबन भागता हुआ दरख्तों के सिलसिले तक पहुंचा। वहां रुककर उसने एक मर्तबा फिर गिरदोपेश का जायजा लिया और खुद को महफूज ख्याल करते हुए उसने दरख्तों के झुंड में ही दौड़ लगा दी और एक ही जस्त में सामने छोटी सी चार दीवारी उबूर कर गया। अब वो एक सड़क पर था। ये शायद वही सड़क थी जिस पर ट्रक चल रहा था। कैप्टन जमशेद ने कुछ सोच कर फैसला किया कि अब वो अपने वापसी के सफर का आगाज कर दे। वो सड़क से उतरकर अब खेतों के सिलसिले में दाखिल हो रहा था। उसे इल्म था इस इलाके में दूर से कोई उसे मशकूक नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ के देहातों के नौजवान भी जीन्स की पतलूनें पहनकर खेतों में काम किया करते थे। थोड़ा फासला तय करने पर ही कुदरत को शायद उसकी जवामर्दी पसंद आ गई और उसे इनाम से नवाजने का फैसला हो गया। ये छोटा सा नाला था जो नहर के पानी को काट कर खेतों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। जमशेद ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन उसकी तपिश अब जमशेद के लिए तकलीफ दे नहीं रही थी। उसने एहसास तशक्कुर से अपना सर झुका लिया और छोटे से पुख्ता नाले के किनारे चौकड़ी मारकर बैठ गया। अगले चंद मिनट तक उसने पेट भर कर पानी ही नहीं पिया था, बल्कि अपने तमाम कपड़ों से निजात हासिल करने के बाद जी भर के गुस्ल भी कर लिया। उसके जहन में ये बात जरूर रही थी कि ऐसी कार्रवाइयों के लिए ये कोई बहुत महफूज जगह नहीं है, लेकिन वो मुतमईन था कि दोपहर की इस झुलसाती गर्मी में कौन इस तरफ उसे देखने आएगा। नाले के साथ साथ उसने दोबारा सफर का आगाज किया और थोड़ा चलने के बाद बेइख्तियार सजदा शुक्र बजा लाया। सब्जियों से भरे खेत के एक कोने में किसी किसान ने खरबूजों और तरबूजों की बेलें बिछाई हुई थीं, जिनसे पका हुआ फल उसे दावत दे रहा था। उसने दांतों की मदद से पहले एक बड़ा तरबूज बेल से तोड़ा, उसे नाले तक लाया और 2-3 मिनट के पानी में डुबोने के बाद उसे तोड़ दिया। सुर्ख और पके हुए फल ने उसके रुएं में अजीब कैफियत दौड़ा दी। कैप्टन जमशेद ने सैर होकर तरबूज और खरबूजे खाए। अब उसके जिस्म की गुमशुदा तवानाइयां लौट आई थीं। वहां उसके जिस्म में मजीद गर्मी बर्दाश्त करने के लिए बेपनाह तवानाई भी जखीरा हो गई। सड़क को अपने जहन में रख कर वो उसके साथ साथ पगडंडियों पर चलता रहा। अब नाले का सिलसिला खत्म हो गया था, लेकिन वो कदरे महफूज भी था। दोपहर तक उसका सफर जारी रहा। इस दरमियान उसे दूर दूर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और वो इत्मीनान से चलता रहा।